बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ 9th क्लास बायोलॉजी। तो इसका चैप्टर का नेम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हमने देखना है कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। सबसे पहले उसने साइंस की डेफिनेशन दी है जो चैप्टर नंबर 1 में भी पहले से हमारे पास मौजूद है, तो पढ़ते हैं। साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। आपको मैंने पहले बताया था कि साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स का जो हम कंक्लूजन निकालते हैं, उसके बाद हम जो नेचुरल फिनोमिनाज ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट साइंस। ठीक है, साइंस में अगर हम नेचुरल फिनोमिना लाइफ के रिलेटेड पढ़ेंगे तो वो बायोलॉजी में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि बायोलॉजी जो है वो साइंस की ब्रांच है, तो साइंस जो है उसमें हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम सिर्फ लाइफ रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि हम चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकते हैं और हम चीज़ों को कैसे अच्छा कर सकते हैं, बीमारियों की कैसे हम न्यू ट्रीटमेंट लेके आते हैं। यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं द एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट टू डिटरमिन द प्रिंसिपल। डिटरमिन होता है मालूम करने के लिए, प्रिंसिपल अबाउट द हाउ नेचर ऑपरेट्स। हमने ये देखना है कि कुदरत जो है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो मतलब कोई भी नेचुरल फिनोमेना कैसे होता है। फिनोमेना मतलब कोई भी जो है कोई भी एक वाक़या जो नेचुरली हो रहे हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, जो ज़िंदगी के साथ, जो लाइफ के साथ रिलेटेड हैं या कुदरती तौर पे जो चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट, जो केमिस्ट्री का नॉलेज जिनके पास होता है उन्हें केमिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिस्ट होते हैं जिनके पास बायोलॉजी का नॉलेज होता है, और उसके बाद फिजिस्ट होते हैं, ठीक है, जिनके पास फिज़िक्स का नॉलेज होता है। यूज़ द सेम साइंटिफिक मेथड टू मेक द टेस्ट, टू मेक एंड टेस्ट, बनाते हैं और उनका टेस्ट करते हैं न्यू थ्योरीज़ का। न्यू थ्योरीज़ बनाते हैं वो, हम थ्योरी के बारे में आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि थ्योरी कैसे बनती है। जो भी साइंटिस्ट है, चाहे वो केमिस्ट्री से बिलोंग करता हो, बायोलॉजी से बिलोंग करता हो, फिज़िक्स से बिलोंग करता हो, उसने जब भी कोई हमारे पास जो है थ्योरी बनानी है या उसका टेस्ट करना है, तो वो सेम प्रिंसिपल को यूज़ करेगा, सेम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करेगा, साइंसी तरीके सेम अपनाएगा, जिसके बिना पर उसको वो थ्योरी बनाएगा या उसका टेस्ट करेगा। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, के बायोलॉजिकल मेथड के हम कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वी विल स्टडी मलेरिया एज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट्स टेल्स। अब इस चैप्टर में हमने सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे हम बायोलॉजिकल मेथड जो है कि स्टेप क्या है, हम कैसे एक बायोलॉजिकल मेथड जो है उसको अप्लाई करते हैं किसी चीज़ पे, और उसकी मिसाल हम मलेरिया पे लेंगे। मलेरिया जो फीवर होता है, ठीक है, मलेरियल फीवर होता है, उसकी एग्जांपल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड से। क्वेश्चन अबाउट लिविंग थिंग्स हैव प्रोवाइडेड प्रॉब्लम्स that man has investigated to aid his own survival and to satisfy his own desire to know। अच्छा, वो कहता है जब भी इंसान के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि इंसान की नेचर ऐसी है कि इंसान हमेशा सोचता है ये काम कैसे हुआ, हम जिंदा हैं तो हम किस वजह से ज़िंदा हैं, हमारे अंदर जो लाइफ है वो कैसे हमारे अंदर काम करती है, और ये हम अपने आप को अपनी सर्वाइवल को बेहतर बनाने के लिए ये काम करते हैं, और ख़ुद को सेटिस्फाई करने के लिए, ख़ुद को मुतमईन करने के लिए, अपनी तमाम ख्वाहिशात, ये हमारी इंसान की एक बेसिक ख्वाहिश होती है कि उसको सारी चीज़ों का पता हो, ये सब की एक ख्वाहिश होती है। तो इसलिए इंसान ने इतनी रिसर्च की, और वो जो रिसर्च की है हम आगे पढ़ेंगे। उसकी एक मिसाल मलेरिया। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सोल्व्ड, ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन आ गई। जो भी डेफिनेशन हो उसको आप डब्बा बना लें, यहाँ से स्टार्ट होगी। साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सोल्व, जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे आती हैं उनको हम अगर सोल्व कर दें, जिस मेथड के जिस ज़रिए से हम उनको सोल्व करेंगे उस ज़रिए को हम साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल ज़रिया या बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे, या मेथड का मतलब होता है तरीक़ाकार। इट कंप्राइजेज द स्टेप्स अ बायोलॉजिकल अडोप्ट इन ऑर्डर टू सोल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। वही बात उसने कर दी है। ये बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं कि ये फ़लाँ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, किसी को बुखार हो गया तो वो बुखार हमने कैसे ठीक करना है, कोई बंदा जल गया है, किसी को बर्न आ गए हैं तो हमने उसको कैसे ठीक करना है, किसी को फ्रैक्चर हो गया तो वो कैसे, ये सब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि बोन कैसे हील करेगी, बोन हड्डियाँ कैसे आपस में जुड़ेंगी, इन सारी चीज़ों को हम बायोलॉजिकल मेथड से ठीक करते हैं। ठीक है, एक मेथड होता है। बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च almost 50 years।
500 सालों से हम बायोलॉजिकल मेथड पे काम कर रहे हैं और ये अब अच्छी इंक्रीज़ होती जा रही है। हम नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं नई नई चीज़ें जिनसे हमारा फ़ायदा हो रहा है। फ्रॉम गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट इन 1590s, 1590 में गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। टू करंट रिसर्च द बायोलॉजिकल मेथड हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द अचीवमेंट इन मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी। हर फील्ड में अब हमने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट, उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया था 1590 में, और उसके बाद आज देख लें अभी 2022 चल रहा है, तो उसके बाद कितने हमारे पास मॉडिफिकेशन आ गया। हमने मेडिसिन में कितना काम कर लिया, हमने डिफरेंट चीज़ों की मेडिसिन बना लिया। जैसे मलेरिया की मेडिसिन हुआ ही नहीं करती थी, हमने क्यूनिन, और ये जो है क्यूनिन जो हमारे पास जाफा क्वीन के नाम से आती है, ऐसी ऐसी मेडिसिन बना ली हैं। इन्वायरमेंट को हमने अच्छा करने के लिए काम किया। टेक्नोलॉजी, हमने कितना कुछ टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं, हमने क्या क्या किया, इंसुलिन बना लिया, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें। बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। अच्छा, ये क्या करता है बायोलॉजिकल मेथड, जब हम अप्लाई करते हैं ना, इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो पब्लिक यूज़ है ना, उन सब पे ये चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं, पूरी की पूरी पब्लिक पे, पूरी की पूरी जो हमारे पब्लिक पॉपुलेशन है उसके ऊपर हम इन चीज़ों को सेफली इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजिकल मेथड को। अ मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट, इंसान हमेशा बायोलॉजिस्ट रहा है। ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव। उसे बायोलॉजिस्ट बनना पड़ा क्योंकि उसे बायोलॉजिस्ट बनना पड़ा क्योंकि उसको ज़िंदा रहना था। अगर ज़िंदा ना रहता, उसे पता ही ना होता कि बुखार में हमें किसी ने कोई जंगल में है तो किसी ने कोई जहरीली चीज़ खा ली है, तो उसको पता होना चाहिए था ज़िंदा रहने के लिए कि हमें ये जड़ी बूटियाँ देनी पड़ेंगी, तभी वो इंसान ज़िंदा रहेगा, नहीं तो उसने मर जाना था। इसीलिए उसने मजबूरन उसको बायोलॉजिस्ट बनना पड़ा। अच्छा, इन अर्ली इन हिस्ट्री ही वॉज अ हंटर ऑफ एनिमल्स एंड गैदरर ऑफ फ्रूट्स। शुरू में वो शिकार करता था, जो है फल इकट्ठा करता था, बीज इकट्ठा करता था, डिफरेंट चीज़ की जड़ें इकट्ठा करता था। जैसे कैरेट को हम, ये जो गाजर होती है वो एक जड़ी है, या जड़ी बूटियाँ जिनको कहते हैं, वो इकट्ठा किया करता था दवाइयाँ बनाने के लिए, खाने पीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। द मोर ही न्यू अबाउट द एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट, द मोर ही सक्सेसफुल हंटर ही वाज। जितना जितना उसे पता चला कि ये चीज़ यहाँ पे रहती है, ये चीज़ यहाँ पे रहती है, जैसे खरगोश अपने बिल में रहते हैं, तो उसको उसका पता चल गया कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे है। फल के जो फल हैं वो इस फ़लाँ ट्री पे होते हैं, ठीक है, तो उसे पता चलता गया ये चीज़ ये है। इसी तरह वो अच्छे अच्छे जगह को ढूंढने लग गया, अच्छे अच्छे शिकार करने लग गया, उसे ज़्यादा चीज़ों का पता चल गया। द मोर ही न्यू अबाउट द प्लांट्स, उसे पौधों का पता चल गया। बेटर ही डिस्टिंग्विश बिटवीन द एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट्स। तो जैसे जैसे वो आगे उसको पता चलता गया पौधों के बारे में, उसको ये भी पता चल गया कि कौन से एडिबल हैं और कौन से नॉन एडिबल हैं। एडिबल जो हम खाते हैं, नॉन एडिबल जो हम नहीं खा सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट किस्म के मशरूम्स होते हैं जिन्हें खुम्बियाँ कहती हैं, इस तरह के ना मशरूम्स होते हैं ना। इस तरह में एक मशरूम था लैक ओ जेटरन, मेरे ख्याल में जिसे डेड कैप भी कहते हैं मेरे ख्याल में। ये आप फर्स्ट ईयर में फंजाई में पढ़ेंगे। तो ये जो मशरूम होता है ना, ये बंदा खाए तो मर जाता है। इसी तरह कुछ ऐसी बेरीज होती हैं जो बंदा खा ले तो मर जाता है। तो उसे पता चल गया कि फ़लाँ चीज़ हमारे लिए अच्छी है और फ़लाँ चीज़ हमारे लिए बुरी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इन बायोलॉजी न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एंड लॉन्ग हेल्थ थ्योरीज आर बीइंग मॉडिफाइड and replaced with greater ones as more data knowledge is accumulated। वो कह रहा है साइंस जैसे जैसे बढ़ती गई उसके साथ साथ मोर चीज़ें डिस्कवर होती गई, लॉन्ग थ्योरीज आती गई, उनको हमने मॉडिफाई किया, मतलब बेहतर से बेहतर बनाते गए, पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। कुछ पहले सोचा जाता था कि ये फ़लाँ चीज़ इससे बंदे को ये चीज़ हो सकती है, मतलब हम सोचते थे जैसे मलेरिया के केस में कि जो गंदा पानी है उसके पीने से बंदे को मलेरिया होता है। बाद में हमें पता चला कि गंदा पानी पीने से नहीं, मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। इसी तरह फिर हमने उस कंसेप्ट को रिप्लेस कर दिया, पुराने कंसेप्ट को गलत करार दे दिया और नए कंसेप्ट को लेके आ गए। दिस हैपन्स व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये तभी होता है जब कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे आँखों के सामने आती है, या हम उस रिकॉग्नाइज का मतलब होता है उसकी शिनाख्त करते हैं, पहचान करते हैं, एंड गो फॉर इट्स सोल्यूशन, और फिर हम उसकी सोल्यूशन ढूंढते हैं, इसका क्या हल हो सकता है। इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप। हमने सारे स्टेप्स एक करके पढ़ने हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जर्व करेंगे उसको हम, उसके बाद ऑब्जर्व मतलब उसको देखेंगे
ठीक है, उसको फुली उसको देखेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे कि उसका क्या चीज़, उसको हल क्या हो सकता है, फिर डिडक्शन करेंगे, एक्सपेरिमेंट तजर्बात करेंगे, समराइजेशन करेंगे, मतलब सारे रिजल्ट्स को गैदर कर लेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट बना देंगे। ठीक है, मैं जो मुश्किल वर्ड होते हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट करें, मैं फ़ौरन आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, द डिटेल्स ऑफ दीज स्टेप्स आर अंडर रिकॉग्नाइजिंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो बायोलॉजिस्ट जो है ना फ़ौरन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है या उसको पहचान लेता है कि फ़लाँ हमारे पास प्रॉब्लम है। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम टू द बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है? एक क्वेश्चन होता है, सवाल होता है जो जो जानदार चीज़ के बारे में होता है। आस्क्ड बाय समवन, कोई पूछ लेता है बायोलॉजिस्ट से या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ही आ जाता है कि भाई ये जानदार ऐसे काम कर रहा है तो इसको फ़लाँ बीमारी हो गई है, तो इस बीमारी का क्या हल हो सकता है या इसका क्या है। जैसे हमारे पास अपेंडिक्स होती है, ठीक है, अपेंडिक्स होती है हमारे पास, ठीक है, अपेंडिसाइटिस हो जाती है, बंदे को इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या मतलब आप समझ लें सूजन वगैरह हो जाती है पेट के अंदर, अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी होता है लोगों का। तो ये पहले ना इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ऑपरेशन ही नहीं बंदे करते थे। बाद में हमने इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया और सारा हमें पता चला। बंदे सोचते थे, बंदा कहता था ये बुखार है या दर्द है पेट में और बंदा मर जाता था, लेकिन अब हमने उसका ट्रीटमेंट कर लिया है। पहले क्वेश्चन आता था कि इसको हम कैसे हल करें, लेकिन अब अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट आ गया, हम अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं, बॉडी से निकाल देते हैं। ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं। एज अ फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिस्ट रिकॉल हिज आर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। अच्छा, बायोलॉजिस्ट क्या करता है, कोई प्रॉब्लम उसके माइंड में आई तो वो सोचता है इस तरह की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आई थी पहले कभी किसी की ज़िंदगी में, तो उसने क्या किया था, मेक न्यू वंस। उसने क्या किया था, अगर नहीं उसका पता चलता तो वो अपने से कुछ बना लेता है, अपने से कोई लाहे अमल बनाता है। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस। विजन, हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, कोई भी यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी आप कैसे देखेंगे, आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे इसको, पहले इसको आँखों से देखेंगे, फिर इसको अगर ये कोई चीज़ इसमें से कोई आवाज़ आ रही है तो इसको सुनेंगे, इसको चख के देखेंगे, ठीक है, टेस्ट करके, इसको स्मेल सूंघ के देखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको टच करके देखेंगे। इन सारी चीज़ों से हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन में भी बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। जब मैं बायोलॉजी में 9th क्लास में था तो मेरे ख्याल में ये हमारा क्वेश्चन आया था पास में। अच्छा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसीडर एज मोर एक्यूरेट दैन द क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव हैं, ठीक है, जो मिकदार की चीज़ें हैं, जैसे 5 किलो चीनी, 5 किलो हमारे पास चीनी है ना, तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास क्वांटिटी है। एक चीज़ की हमने क्वांटिटी, एक मिकदार हमें पता है। क्वालिटी, अगर चीनी की बात करें तो हम कहेंगे चीनी यार बहुत मीठी है, ठीक है, मीठी। अब कितनी मीठी है ये तो कोई पता ही नहीं है ना, कितनी मीठी है। यार मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई, कितनी अच्छी, ठीक है, या मैं 3 घंटे सोता रहा, वो तो पता चल गया कि 3 घंटे इतने होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं 1 मिनट में, ठीक है, फिर नैनो सेकंड्स होते हैं, माइक्रो सेकंड्स होते हैं, ये सारा हम काउंट कर लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी अच्छी नींद आई है। ये क्वालिटी की बात हो रही है। यार उसके पास जो सेल फ़ोन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसने इतने का लिया है। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऐसे आप याद रख सकते हैं। जो क्वांटिटेटिव है ना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें पता है 5 किलो की चीनी है, हमें पता चल गया, लेकिन चीनी मीठी है, ये कितनी मीठी है ये नहीं पता। कोई बता सकता है कि चीनी इतनी मीठी थी, यार थोड़ी मीठी थी, ज़्यादा मीठी थी, कितनी थोड़ी या कितनी ज़्यादा मीठी थी, ये नहीं बता सकते। अच्छा, वन बिकॉज ऑफ द फॉर्मर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्योंकि क्वांटिटेटिव चीज़ों को हम नंबर मेजर कर सकते हैं और इनको नंबर में लिख सकते हैं। एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इसने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की एग्जांपल दी हुई हैं। अच्छा, खूबियों के बारे में, ठीक है, ये खूबियाँ होती हैं, ठीक है, और ये जो चीज़ है ये हमारे पास मिकदार होती है, ठीक है। अब देखते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। वो कहता है जब बर्फ़ बनी होती है वो ठंडी होती है, लेकिन जब पानी उबल रहा होता है तो वो गर्म होता है। या ये भी कह सकता है जब जिस पॉइंट पे बर्फ़ जमती है वो पॉइंट ठंडा है, और जहाँ पे जो उबलता है पानी वो गर्म है। तो कितना गर्म है कितना ठंडा है ये तो हम नहीं बता रहे ना, इसीलिए ये क्वालिटेटिव जो है ना इतना अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। जो वो कह रहा है इथेनॉल शराब होती है, आप बेसिकली इसको ऐसे याद रख लें फ़िलहाल, ठीक है। बेसिकली ये अल्कोहल होता है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के ग्रुप से ये बिलोंग करता है। आगे आगे आप देखेंगे इथेनॉल की सिपरेट में भी हम डालते हैं, इस तरह के इसके काम होते हैं। बहरहाल इसको शराब कहते हैं।
आप समझ लें अभी फॉर एग्जांपल अल्कोहल, मैंने लिटरली आपको बता दिया। शराब वैसे कोई बंदा यूज़ भी कर सकता है, उसको इथेनॉल पॉइजनिंग हो जाती है, अस्पतालों में फिर आते हैं, तो क्योंकि ये बहुत प्योर फॉर्म होती है शराब की ना। अच्छा, इसको छोड़ दें आप। अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर, पानी जो होता है ना वो भारा होता है, लेकिन मतलब हैवी होता है, वज़नी होता है, लेकिन ये जो इथेनॉल होता है ना ये इतना वज़नी नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ है, कितना वज़नी होता है कितना नहीं होता ये नहीं पता। अब इधर देखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, अच्छी ऑब्जर्वेशन है, ये अच्छी है, बट मतलब इसका कोई इतना अच्छा नहीं है जितनी ये अच्छी है, क्योंकि आपको मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, आपको पता चल ही गया होगा। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये जो सेल्सियस इसको कहेंगे, एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 सेंटीग्रेड और सेल्सियस, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया ये 0 है, ये 100 है, हमें नंबर मिल गया, ठीक है, नंबर मिल गया, या हमने इसको मेजर कर लिया कि इतना टेम्परेचर है, ठीक है, फलां चीज़ का, मगर हमें ये नहीं पता ये कितना ठंडा है या कितना गर्म है। इस केस में हम लेमैन टर्म में, अच्छा, अ लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1000 ग्राम एंड द लीटर ऑफ एथेनॉल इज 789 ग्राम्स, जो होता है 799 सॉरी, पता नहीं यार क्या कहते हैं उर्दू में, नहीं पता मुझे, ग्राम्स, और इसको 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम में 1 किलो के बराबर होता है, 1 kg, ठीक है। वाटर जो है वो हैवी हो गया और जो एथेनॉल है वो कम हैवी हो गया, लेकिन उस पर असल में ना एथेनॉल क्यों हैवी होता है, मैं आपको ये भी क्वेश्चन आता है भाई क्यों हैवी होता है, हैं दोनों ही लीटर, लेकिन उसके ग्राम क्यों कम है इसके ज़्यादा क्यों है। यार असल में ना एटम्स की बात होती है, जो एथेनॉल के एटम होते हैं ना वो दूर दूर पड़े होते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बड़ी जगह पे ना आएंगे, ठीक है, और लीटर बन जाएगा। लेकिन जो पानी होता है उसके एटम जैसे ऐसे इकट्ठे पड़े होते हैं, तो वो जो है थोड़ी जगह पे ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे पतले पतले बंदे ज़्यादा जगह पे आ जाएंगे, और मोटे मोटे बंदे हों, बंदे तो यहाँ भी 10 आए हैं लेकिन पतले, वो थोड़ी सी जगह में बैठ गए हैं। यहाँ पे 10 बंदे आए थे लेकिन 10 के 10 मोटे थे, उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए होगी बैठने के लिए। आगे हम आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन आल्सो इंक्लूड रीडिंग एंड स्टडिंग दैट what others have done in the past because scientific knowledge is ever growing। ऑब्जर्वेशन हमेशा बदलती रहती है, ठीक है, लोग चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं और उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो जो है ना ऑब्जर्वेशन इंक्लूड रीडिंग, इसमें हम रीडिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, व्हाट अदर हैव डन, दूसरों ने इसके बारे में हमें हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आया तो हम देखेंगे कि किसी और ने भी इस तरह की रिसर्च किया, हम उसको पढ़ेंगे, उसका मुतालिया करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि उसने इसके बारे में क्या हल निकाला था, तो हम उससे बेहतर हल भी निकाल सकते हैं। अच्छा, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अब हाइपोथेसिस कैसे बनाना है, ठीक है, हाइपोथेसिस तीसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का तीसरा हल है। पहले हमें पता चला कि ये फ़लाँ बीमारी है, फ़लाँ मसला है या फ़लाँ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिर हमने उसको ऑब्ज़र्व किया 5 सेंसेस के साथ, 2 किस्म की ऑब्जर्वेशन हमने बनाई, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। उसके बाद हम आ गए हाइपोथेसिस पर। हाइपोथेसिस में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंटी दे आर ऑर्गेनाइज एंड रिलेटेड टू अ क्वेश्चन। जब तक हाइपोथेसिस नहीं बन सकता जब तक वो एक सवाल ना हो या उसको हम ऑर्गेनाइज एक तरतीब ना दे दें। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हिज हर other observation into a data from the construct a statement। एक वो तहरीर बना लेते हैं, मतलब एक लिखाई लिख लेते हैं, एक पेज लेके उसके ऊपर अपना सवाल लिख लेते हैं, उसको ऑर्डर दे लेते हैं, उसको तरतीब से लिख देते हैं। ये नहीं है कोई कहीं की बातें छोड़ रहा हो, कोई कहीं की बातें छोड़ रहा हो तो हाइपोथेसिस नहीं बनेगा। और वो सवाल होना चाहिए और तरतीब से सवाल होना चाहिए, स्टेटमेंट हो है। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए, अच्छा, दैट मे प्रूव टू बी आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, ये हमारे पास मे प्रूव, जिसका हम जवाब भी दे सकते हो कि फ़लाँ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का ये जवाब हो सकता है। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। द टेंटेटिव, इधर दी लगा देना तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी किसकी, हाइपोथेसिस की। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमने देखा था वो कैसे देखा था उसको तरतीब दे देंगे, हाइपोथेसिस बन जाएगा, ठीक है। मेरी बात जो है रिमाइंड करके फिर से सुन ले मैंने क्या कहा है। इट मे बी डिफाइंड एज प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, हाइपोथेसिस शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। माइट जो हमारे पास हाइपोथेसिस है उसकी ये हमारे पास खसूसियात होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात को कहते हैं। इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, ये आम एक स्टेटमेंट हो जो सबको समझ में आ जाए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, वो जो चीज़ हम देख के उसको बता भी सकें कि ये काम हो रहा है भाई, मतलब हम आंखों से देख लें, उसको सुन सकें, ये ना हम ऑब्जर्व ही ना कर सकें। टेंटेटिव आइडिया इसको कहते हैं, ठीक है, जिसको बारे में सोचा जा सके। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, हम देखें कि भाई वाकई ये चीज़ ऐसी है तो इसको ये आइडिया आना चाहिए बंदे के माइंड में, एग्री होना चाहिए हर किसी को ना।
जो हमने ऑब्ज़र्व किया उसके साथ। एक बंदा कह रहा हो वो भागा आ रहा है, दूसरा कह वो बैठा है, तो फिर तो बात ही नहीं होनी। जब तक एग्री ना हो, अपनी आँखों से देखें, सुने, उसको टच करके सारा करके उसको सारा ऑब्ज़र्व करें और फिर एग्री भी हों कि वाकई ये प्रॉब्लम है, तब वो जाके ऑब्जर्वेशन जो है वो हाइपोथेसिस बनेगा। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। आसान से आसान इसको लफ्ज़ों में रखें और आसान से आसान इसको बनाने की कोशिश करें। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशली फॉल्सेबल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको हम टेस्ट कर सकें कि वाकई ये चीज़ है। एक चीज़ वहाँ पे पड़ी है, वो सॉलिड है, 5 किलो की है, दूध का एक डिब्बा पड़ा वो 5 किलो का है, उसको हम टेस्ट भी कर सकें। उसको वो पानी है, क्या है, लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है। दूध हमेशा लिक्विड होता है, हमें पता है। एक कंटेनर में पड़ा है, किस कंटेनर में, बर्तन में पड़ा है, कहाँ पर पड़ा है, ये सारी चीज़ें। और उसको फॉल्सेबल भी मतलब उसको झुठलाया भी जा सके। इन अदर वर्ड देयर शुड बी अ ग्रेट डील। अगर उसको झुठलाया नहीं जा सकेगा वो तो लॉ बन जाएगा ना। फैक्ट को कहते हैं असल में लॉ। एवरीथिंग विच इज़ फैक्ट और अ रीज़न, ठीक है, वो हमारे पास लॉ होता है। लॉ इज़ नथिंग बट द रीज़न। आप फोरेंसिक मेडिसिन 3rd ईयर में पढ़ेंगे लॉ के बारे में और ये सारी चीज़ें कि एक डॉक्टर को कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको ये पढ़नी चाहिए। तो बिल्कुल आसान है, अगर आप इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे फिर उसको रिपीट करें, फिर आपको रिटेन हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ वे टू शो हाइपोथेसिस इज फॉल्स। हमारे पास एक रास्ता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस इस वजह से गलत हो सकता है। अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, हम डिस्प्रूव भी कर सकते हैं हाइपोथेसिस को। अच्छा, अ ग्रेट डील ऑफ केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज़ नेसेसरी। हमें हमेशा ये केयरफुल ख्याल रखना चाहिए और अपनी सोच को क्रिएटिव बनाना चाहिए, ठीक है। हमारी ऐसी सोच हो कि हम सोचें कि ये प्रॉब्लम का ये हल निकल सकता है, तभी हम फार्मूलेशन बना सकेंगे हाइपोथेसिस को। बायोलॉजिस्ट रीजनिंग, हम रीज़न को इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया रीज़न होता है रीजनिंग फॉर फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। एक कोई ना कोई रीज़न होगा तभी हाइपोथेसिस बनेगा। डिडक्शन, इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रा डिडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस की डिडक्शन बनाते हैं। डिडक्शन की क्या चीज़ है? डिडक्शन आर लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था, ठीक है, उसको अगर हम उसके बारे में लॉजिकल उसके नताइज देखेंगे ना, कॉन्सिक्वेंस नताइज को कहते हैं, तो हमें हमारे पास डिडक्शन बन जाएगी। फॉर द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, हम हाइपोथेसिस को जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में, और जो फैक्ट हमें निकलेंगे उसको हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड इफ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू देन वन शुड एक्सपेक्ट डिडक्शन ऑफ सर्टेन रिजल्ट। अगर हाइपोथेसिस सच्चा है, ठीक है, हाइपोथेसिस सच्चा है तो उसकी ज़रूर डिडक्शन बनेगी। इट इन्वॉल्व्स द इफ एंड देन। अच्छा, डिडक्शन में ये लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं इफ़ देन का क्या मतलब है? यार अगर बंदे को बुखार होगा, अगर बंदे को बुखार होगा देन तो क्या होगा? बंदे का जिस्म है वो गर्म होगा। इफ़ और देन की हमने अप्रोच रखी है। अगर यार बंदे को हेपेटाइटिस होगा तो क्या होगा? उसका जो जिगर है वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिगर की ना सोजिश हो जाएगी जिगर की। इफ़ देन ये हुआ तो क्या होगा? अगर बुखार होता है तो गर्म होगा। अगर और तो, ठीक है, अगर तो इफ़ देन। अगर बुखार होगा तो जिस्म गर्म होगा, ये होगा तो ये होगा। अगर होगा ना तो दूसरी चीज़ ज़रूर होगी। मैंने अब एम्फसाइज इतना कर दिया आपको, अब कभी नहीं भूलना चाहिए इसको। बायोलॉजिकल can't usually check every situation where the hypothesis might apply. Let's consider a hypothesis. All plant cells have nucleus. हमारे पास हाइपोथेसिस है कि सब के सब जो पौधे हैं ना उनके पास न्यूक्लियस है। बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एग्जामिन एवरी लिविंग प्लांट एंड एवरी प्लांट दैट हैज़ एवर लिव्ड to see if these hypothesis is false. Biologists can't usually check every situation of where hypothesis might apply. हम सारी की सारी चीज़ें नहीं चेक कर सकते। हम कहते हैं जितने भी पौधे हैं उनके जो सेल हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होगा, तो सारे के सारे पौधे, हम दुनिया भर के पौधों के हर एक सेल को तो नहीं चेक कर सकते कि उसके अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं, लेकिन जितने हमने चेक किया हमें 100% उनमें न्यूक्लियस नज़र आया। इंस्टेड बायोलॉजिस्ट जनरेट डिडक्शन यूजिंग रीजनिंग। हम रीज़न का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम अबव हाइपोथेसिस अ बायोलॉजिस्ट कैन मेक अ फॉलोइंग डिडक्शन। इस हाइपोथेसिस हम से क्या डिडक्शन बनाएंगे? इफ़ वी एग्जामिन ये देखें इफ़ की बात आ गई, अभी देन भी आएगा। इफ़ एग्जामिन अ सेल फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास, हम किसी ग्रास के पत्ते को लेते हैं, देन आ गया ना। इफ़ देन ईच वन विल हैव न्यूक्लियस।
हम अगर पौधे के एक सेल को निकालेंगे, हम घास में से घास को काटेंगे, उसमें से एक सेल निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें उसकी न्यूक्लियस नज़र आ जाएगी। ठीक है, अगर देखेंगे तो ही नज़र आएगी ना। एक्सपेरिमेंट, तजर्बा हम करते हैं। तजर्बा क्या, अभी तजर्बे पे आते हैं। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे अहम होता ही तजर्बा है। ठीक है, तजर्बा करना होता है। अच्छा, सब हम बेसिक स्टेप क्या है बायोलॉजिकल मेथड का, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन करना है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस सही है या गलत है। द डिडक्शन विच आर ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग। हमने ये जो रीज़न निकाला था, अगर बुखार होता है तो बंदे का जिस्म गर्म होता है। अब हम देखेंगे कि वाकई ये चीज़ होता है, तजर्बे करेंगे। जिन जिन लोगों को बुखार है उनको थर्मामीटर लगा के देखेंगे कि वाकई इनका जिस्म का टेम्परेचर गर्म है कि नहीं। ठीक है, हम टेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हम हॉस्पिटल में चले जाएंगे, जिसको बुखार है उसको थर्मामीटर लगा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा सब के सब को बुखार है। तो हम एक्सपेरिमेंट जो हमारा है वो पॉजिटिव आ रहा है या हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक हो रहा है। अच्छा, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। इससे हमें पता चल जाता है फलां हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, सॉरी यार, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द वन विच आर प्रूव करेक्टेड इज़ एक्सेप्टेड। जो 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 हमारे पास सही होते हैं एक्सपेरिमेंट तजर्बे, जिनका हाइपोथेसिस के साथ रिलेशन सही आ जाता है, उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस में एक फर्दर, और फिर उसकी फर्दर मजीद प्रिडिक्शन दैट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट वे टू फर्दर टेस्टिफाई द वैलिडिटी, और उसको ज़्यादा मजीद अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। उसकी फर्दर हम प्रिडिक्शन पेशन गोइयाँ करते हैं दैट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट वे फॉर फर्दर। हम टेस्ट करते हैं कि वाकई जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है वो वाकई ठीक है बेस्ड ऑन इट्स डिडक्शन। आगे हम आ जाते हैं कंट्रोल। तो अब हम आ जाते हैं कंट्रोल के बारे में। वीडियो में वो मुझे पता नहीं चला, कट हो जाती है, पता नहीं क्या इशू है। तो कंट्रोल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल के बारे में हमने ये करना है कि जब भी हम कोई तजर्बा करेंगे तो उसका एक कंट्रोल होना ज़रूरी है। अच्छा, जब भी हम तजर्बा करेंगे हम दो चीज़ों पे तजर्बा करेंगे। दो ग्रुप हम लेंगे, एक ये ग्रुप है, ठीक है, एक ये ग्रुप है, ठीक है, दो ग्रुप हैं। इसके ऊपर हम इसको जो है ना, इस पे तजर्बा करेंगे, इस पे तजर्बा नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम देखेंगे जिस पे तजर्बा हमने किया है उसके ऊपर क्या असर हुआ है, और दूसरा तो हमने कुछ किया ही नहीं, वो तो नॉर्मल रहेगा ना। तो हमें पता चल जाएगा कि इस चीज़ को, ये चीज़ हम ये तजर्बा करने से ये हमारे पास हल, इसका नतीजा निकलता है। पढ़ के देखते हैं। इन साइंस व्हेन वी डूइंग एक्सपेरिमेंट, जब हम साइंस में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, इट मस्ट बी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, तो ये कंट्रोल में होना चाहिए हमारे। ठीक है, द साइंटिफिक मस्ट कंट्रास्ट द एक्सपेरिमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। जब भी हम तजर्बा करते हैं तो दो ग्रुप बनाते हैं, एक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, दूसरे को कुछ भी नहीं कहते, नॉर्मली उसको कंट्रोल ग्रुप का नाम दे देते हैं। द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक। दोनों ग्रुप को ना एक ही कंडीशन में रखा जाता है ना, सिर्फ और एक्सेप्ट क्या नहीं किया जाता, फॉर वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड, जिसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं ना। फॉर एग्जांपल द एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम चेक कर रहे होते हैं ना, जिस चीज़ को, वो जो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है ना उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, और जो एक्सपेरिमेंट होता है ना एक ग्रुप पे कर देते हैं। यानी कि कंट्रोल ग्रुप को वैसे ही रहने देना है, और एक्सपेरिमेंट जो जिस ग्रुप पे कर रहे होंगे ना उसी के एक्सपेरिमेंट करना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल इन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट नेसेसिटी, एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं अहमियत, देख रहे हैं नेसेसिटी, हम देख रहे हैं अहमियत, देख रहे हैं ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की हम अहमियत देख रहे हैं फॉर फोटोसिंथेसिस की। आपको पता है CO2 अगर होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, CO2 होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, अगर CO2 नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। अब हमें ये पता चल गया। वन कैन कंट्रास्ट द कंट्रोल ग्रुप, हम कंट्रास्ट कर सकते हैं। कंट्रास्ट का मतलब होता है ऑपोजिट होता है। अच्छा, एक को हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और एक को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। जिसको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, तो हमें पता चल जाएगा फोटोसिंथेसिस जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। आगे उसने क्या कहा है, द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव, हमें पता चल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की अहमियत का। व्हेन फोटोसिंथेसिस ओकर इन कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि हमने उसे छेड़ा ही नहीं है, हमने उसे ऐसे ही खुला उन पौधों को रखा हुआ है। एंड डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं दे रहे, तो उनमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा।
ठीक है, तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई। समराइजेशन, इसको कहते हैं, समरी को कहते हैं खुलासा, किस चीज़ का खुलासा करना। जो भी हमने नतीजे निकाले हैं उनको हम समरी बना के एक टेबल बना देंगे, टेबल में हम लिख देंगे भाई जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी वहाँ पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही थी, जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे नहीं हो रही थी। अच्छा, यही उसने, मैं पढ़ के बता देता हूँ। बायोलॉजिस्ट गैदर, इकट्ठा करते हैं एक्चुअल, असल, क्वांटिटेटिव, जो मिकदारी तौर पे डाटा उनमें मिलता है, ठीक है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, तजर्बों से। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन अरेंज्ड एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली। स्टैटिस्ट का आपको पता है अदाद शुमार को कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की आबादी इतनी थी, ये हमारे पास एक स्टैटिक्स है। अच्छा, 10 बंदों को हार्ट अटैक हो तो उसमें से कितने बंदे जो हैं मौके पे मर जाते हैं, ये हम एक ना तजर्बे कर करके ना एक टेबल बना लेते हैं, उसमें हमें हर चीज़ का पता होता है कि शुगर दुनिया में कितने लोगों को होती है, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर कितने बंदों को होता है। टू ड्रा कंक्लूजन, हम कंक्लूजन निकालते हैं, क्या मतलब नतीजा निकालते हैं। बायोलॉजिस्ट आल्सो यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर हम कोई भी, यार पता नहीं किसका बच्चा मोहल्ले में रो रहा है। अच्छा, टू ड्रा कंक्लूजन, अब हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे, कोई भी नतीजा निकालेंगे तो बायोलॉजिस्ट क्या करेगा, हमेशा टेबल बना के उसको समरी बना के चीज़ें हल करेगा। उसके बाद हम रिपोर्टिंग पे आ जाते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट से हासिल किया है, उसने जो भी फाइंड आउट किया, जो भी हासिल किया है, वो क्या करेगा, उनको रिसालों में, किताबों में प्रिंट करवा देगा, नेशनल और इंटरनेशनल जगह पे मीटिंग करेगा, मुल्क में यानी कौमी तौर पर और बैनुल अक़वामी मीटिंग्स बुलाएगा, उन्हें बताएगा कि भाई ये जो काम मैंने किया है, अगर ये काम करो तो ये काम होता है, और मैंने ये रिसर्च किया, ये एक्सपेरिमेंट किया। कॉलेजेस में बताएगा, यूनिवर्सिटीज़ में बताएगा, पब्लिश उसको करेगा। एसेंशियल पार्ट को, जो जो अहम हिस्सा होगा, पूरे का पूरा उठा के नहीं कर देगा, फिर लोग पढ़ेंगे ही नहीं। जो इंपॉर्टेंट बात होगी ना उसको पब्लिश करवा देगा। इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट, इससे क्या होगा, दूसरे भी लोग उन तजर्बों को करेंगे और देखेंगे कि ये सच्ची बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। अप्लाई द नॉलेज, उस नॉलेज को, उस इल्म को अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। अगर इस तरह की और कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।